कृषि दर्शन देखने वाले अपने सभी दर्शकों को विश्वास मोहन का नमस्कार। गर्मियों की एक और तपती सुबह, गर्म हवा, लू, चिलचिलाती धूप, पसीना, 40 डिग्री से ऊपर का तापमान। लेकिन इसमें ताज्जुब की क्या बात है? जून का महीना है, ये सब तो होना ही है। ताज्जुब तो तब होता जब जून के महीने में ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन इसके साथ साथ हमारे किसान भाई बहनों के लिए एक खुशी की बात भी है, वो ये कि मॉनसून ने देश के दक्षिण हिस्से में केरल में दस्तक दे दी है और अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। हमारे मौसम विशेषज्ञों का भी मानना है कि इस बार मॉनसून के सामान्य होने की बहुत प्रबल संभावना है। तो साहब आइए अब हम भी सामान्य हो जाएं, कार्यक्रम की शुरुआत करें और सबसे पहले देखें खबरें खेती की। पशुधन विकास के लिए बेहतर गुणवत्ता वाला वीर्य पशुपालकों को वितरित। झींगा उत्पादन में भारत ने बाजी मारी, मछुआरे लाभान्वित। पर्यावरण सुधार की दिशा में विशेष कदम, ग्रामीण आय एक मंच पर और सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देती सहकारी संस्था। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं पायल रावल। अब खबरें विस्तार से। आज पशुधन हर किसान का साथी बन गया है। इसी सोच के साथ अब किसानों को श्रेष्ठ गुणवत्ता वाला सांड वीर्य मुहैया कराया जा रहा है ताकि वह अपने पशुधन का विकास कर सकें। प्रस्तुत है ये रिपोर्ट। आड़े वक्त में काम आता किसानों की आय करता किसान के परिवार का सदस्य पशुधन आज हर किसान की आवश्यकता बनता जा रहा है। इसके लिए बेहतर नस्ल के बलिष्ठ पशुओं की आवश्यकता है, जिसे देखते हुए मेरठ स्थित राष्ट्रीय गौ पशु अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने किसान हितकारी कदम उठाते हुए पशुपालकों को श्रेष्ठ गुणवत्ता वाला वीर्य उपलब्ध कराया है। पशुपालक संस्थान पहुंचकर यह वीर्य प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही अपनी गाय को ज्ञापन भी करा सकते हैं। जल कृषि को बढ़ावा देती केंद्र सरकार के प्रयासों का ही परिणाम है कि आज हम विशाल जल क्षेत्र से मछली, झींगा आदि जल जीवों का बेहतर उत्पादन लेकर अग्रणी देशों की कतार में आ खड़े हुए हैं। जल की लहरों में समाई जल कृषि के अपार संपदा ने देश की खाद्य सुरक्षा की मजबूती में तो मदद दी ही है और भारी विदेशी मुद्रा भी अर्जित करा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान को ध्यान में रखते हुए देश में अपेक्षाकृत अधिक झींगा उत्पादन लिया गया है। घरेलू खपत के बाद इसका निर्यात किया जा रहा है। इस तरह से झींगा और जल कृषि उत्पादों का निर्यात कर विदेशी मुद्रा तो हासिल की ही जा रही है, मछुआरे भी लाभान्वित हो रहे हैं। बढ़ते प्रदूषण के कारण बिगड़ता पर्यावरण अब शहर ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी चिंता का विषय बन पड़ा है। इस दिशा में क्षेत्र विशेष के सांसदों ने आगे आकर पर्यावरण सुधार की नई पहल की है। धुंधुआती चिमनियों और अंधाधुंध कीटनाशियों के प्रयोग ने गांव के पर्यावरण पर भी चोट की है। इस दिशा में जन जागरूकता लाते हुए पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिला के गांव खाकेताल में एक विशाल पर्यावरण महाकुंभ का आयोजन किया गया। पर्यावरण दिवस पर ग्रामीण जागरूकता लाते हुए कार्यक्रम में 1000 से अधिक लोगों को संबोधित करते हुए सांसद और पर्यावरणविद श्री दर्शन सिंह यादव का आह्वान यूं था। ये आपको आश्चर्य होगा, हम तो सब गांव के लोग हैं। जंगलात खत्म हो गए, जल, जमीन, जंगल, जीव, यज्ञ, इन पांचों चीजों को समझना है। पूरे देश में चलेगा ये। कहीं अब ठंड मिलेगी, बोलो कहीं है? पहाड़ी क्षेत्र में सर्दी होती थी, आज भी कम गर्मी होती थी। इधर दक्षिणी प्रदेशों में, भारत देश में सर्दी होती थी, इतनी गर्मी नहीं होती थी। आज
दक्षिणी प्रदेशों में, आंध्रा में चले जाइए, तेलंगाना में चले जाइए, 150-200 आदमी गर्मियों से मर गए। जहां सर्दी पड़ती थी, आज हरिद्वार में गर्मी पड़ रही है तेज, ऋषिकेश में गर्मी पड़ रही है, देहरादून में गर्मी पड़ रही है। तो इसलिए इन चीजों की आवश्यकता है कि हम वृक्षारोपण अधिक करें। ये मां सबसे बड़ी है, चाहे वो जल हो, चाहे वो वृक्ष हो, और चाहे वो फल हो, और चाहे वो, और ये 5 चीजों, छित जल पावक गगन सबीरा, पंच रचित यहु मनुज शरीरा। किसानों की लोकप्रिय सहकारी संस्था इफ्को द्वारा पिछले दिनों लोक संगीत और अन्य आधुनिक विधाओं को संजोते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रस्तुत है ये रिपोर्ट। उर्वरक के क्षेत्र में किसानों की लोकप्रिय सहकारी संस्था इफ्को ने सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना की दिशा में भी कार्य किया है। इस दिशा में पिछले दिनों गुड़गांव में संस्था द्वारा 9वां अंतर इकाई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। समापन समारोह के अवसर पर इफ्को के प्रबंध निदेशक डॉक्टर यूएस अवस्थी ने अपने आशीर्वाचन यूं कहे। हम लोग हर 2 वर्ष में पिछले 20 वर्षों से एक कार्यक्रम आयोजित करते आ रहे हैं, जिसमें कि इंटर यूनिट कल्चरल फेस्टिवल होता है, जिसमें हमारे बच्चे, हमारे एम्प्लॉयज़ के बच्चे, हमारे एम्प्लॉयज़, उनकी स्पाउसेस वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और ये रोटेशन वाइज हर जगह होता है। तो इसमें जो हर दिन के जो 7 टीम हैं, उनके जो 2 मुख्य कार्यक्रम हैं, उनको लेकर के एक समापन कार्यक्रम होता है, जिसमें कि हम लोग फिर बाद को जो बेस्ट कलाकार है उनको पुरस्कार देते हैं, उनको ट्यूशन फी का रहता है। तो ये जो हमारा डिफरेंट ये जो कला का संगम है, इस कला के संगम में से जो समझते हैं जूरीज और जजेस, जो बेस्ट आइटम्स हो लेकर के, और फिर इसमें हम लोग अनाउंस करते हैं कौन सबसे बढ़िया टीम रही, कौन सबसे बढ़िया कलाकार रहे, उनको हमें प्रोत्साहित करते हैं। तो हमारा ये मानना है कि हम एक इंडस्ट्रियल यूनिट चलाते हैं और उसमें कला और साहित्य और रंगमंच के माध्यम से लोगों में एकता आए, लोग एक दूसरे को जाने, पहचाने, और हम उसके माध्यम से अपने समाज को और अपनी अभिव्यक्ति कर सकें, उसके लिए हमारा एक कार्यक्रम है। दो राय नहीं कि इफ्को किसानों की पूर्णतः मददगार संस्था बन चुकी है। दक्षिण भारत में मानसून की धमाकेदार शुरुआत ने क्षेत्र विशेष को राहत दी है, मगर उत्तर भारत अभी भी गर्मा रहा है। ऐसे में आपको विशेष कृषि कार्य करने होंगे। तो आइए जाना जाए कि देश के विभिन्न भागों में मौसम का क्या हाल है। उत्तर पूर्वी राज्यों में अधिकतर स्थानों पर अधो हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अनेक स्थानों पर तथा पूर्व भारत में कुछ स्थानों पर वर्षा या गरज के साथ बौछार पड़ने की संभावना है। लक्षद्वीप क्षेत्र के केरल और तटीय कर्नाटक में अनेक स्थानों पर वर्षा या गरज के साथ बौछार पड़ने की संभावना है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 1 या 2 स्थानों पर वर्षा या गरज के साथ बौछार पड़ने की संभावना है। तो आइए एक नजर मंडी समीक्षा पर भी डाल ली जाए। बढ़ती गर्मी ने पशुधन के लिए हरे चारे की मांग की है, मगर पूरक आहार के रूप में खली मंडियों में उपलब्ध है। इन दिनों सोया खली और सरसों की खली की बेहतर आवक है। इसी के साथ तिलहन की आवक में अपेक्षाकृत सुधार आया है और सरसों, सोया, कुसुम के साथ साथ आरंडी की माप आयल भी उपलब्ध है। उपभोक्ता के लिए बेहतर अवसर आया है तो उत्पादन भी आय में बढ़ोतरी के लिए हुए हैं। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन।
ये लो। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। हम किसानों के लिए जहां हमारी ज़मीन, हमारी फसलें हमारे लिए अनमोल रत्न हैं, वहीं हमारे जो पशु हैं वो भी किसी धन से कम नहीं। तो अपने इस पशुधन की उचित देखभाल करना भी हमारा ही कर्तव्य है। मौसम कोई सा भी हो, उनकी देखभाल कैसे करें, उनके खान पान का ध्यान कैसे रखें, उन्हें क्या दें क्या ना दें, कैसे उनका रख रखाव करें। और अब जैसा कि आप जानते ही हैं, कुछ दिनों में बरसात का मौसम आने वाला है, तो ऐसे में पशुओं को अक्सर कुछ ना कुछ रोग लग जाते हैं। तो उन रोगों की रोकथाम के लिए अभी से हमें क्या प्रयास करने चाहिए, किस तरह का टीकाकरण उनका होना चाहिए, ये सब बातें जाननी हम किसान भाई बहनों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं इसी सब से संबंधित ये कार्यक्रम। किसान भाइयों, बहुत तेज़ी से मौसम बदल रहा है, यानी बहुत तेज़ी से जो गर्मी है वो आ रही है। ये जो गर्मी बढ़ती जा रही है, इसका हम पे भी असर पड़ता है और हमारे पशुओं पे भी फ़र्क पड़ता है। अब इस मौसम में किस तरीके से आप अपने दुधारू पशुओं का ख्याल रखें, कैसे अच्छे से अच्छा दूध उत्पादन रहे, आज इस पे हम चर्चा करेंगे। और हमसे बात कर रहे हैं डॉक्टर हिमांशु पांडे जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, गर्मी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और ऐसे में दुधारू पशुओं का उत्पादन कम ना हो, इसमें किन बातों का किसान खास ख्याल रखें? देखिए, जहाँ तक बात आती है गर्मी की, कि गर्मी के मौसम में अपने जो हमारे जानवर हैं उनके लिए सबसे पहली बात है कि उनको जो हम नहलाते हैं, नहलाने का विशेष ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि जो हमारे गाय या भैंस हैं, इनको गर्मी बहुत अधिक लगती है, यदि इनको हमने समय से नहलाया नहीं तो इनका दूध का उत्पादन काफ़ी प्रभावित होता है। तो इनको आवश्यक होगा कि सुबह उठते ही इनको तुरंत जो ताज़ा पानी हो उससे हम नहलवाएँ। नहलवाने के समय इस चीज़ का विशेष ख्याल रखें कि इन पर खुरैरा किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। खुरैरा का एक यंत्र आता है, उसकी सहायता से यदि हम उनके शरीर पर जो गोबर लग जाता है उसको हटाएं, हटाने के बाद नहलवाएं, तो उससे शरीर के अंदर जो है रक्त का संचार काफ़ी बढ़ जाता है। रक्त का संचार बढ़ने से दूध के उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है और दूध का उत्पादन भी निश्चित तौर पर बढ़ता है। जहाँ तक दूसरी बात आती है इनकी खिलाई पिलाई की, कि यदि इनकी खिलाई पिलाई अच्छी रहेगी तो हम इनसे दूध का उत्पादन अच्छा ले सकते हैं। क्योंकि गर्मी के मौसम में इसमें हरे चारे की कमी बहुत ही अधिक मात्रा में देखी जाती है। यदि हरा चारा हमारे पशुओं को उपलब्ध नहीं होगा तो उनका दूध का उत्पादन कम पड़ जाता है। हरे चारे से प्रातः जो हमारे हैं जानवरों को प्रोटीन मिलती है, मिनरल्स मिलते हैं, उनकी कमी आ जाती है। तो ऐसे में हमारे जो किसान भाई हैं जो गेहूं का भूसा खिलाते हैं, यदि हम गेहूं के भूसे का यूरिया उपचार करके गेहूं के भूसों को खिलाएं जानवर को, तो जानवर के अंदर जो प्रोटीन की कमी है जो कि हमें हरे चारे से मिलती है वो भूसे से पूरी हो जाएगी। क्योंकि जो भूसा होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा एकदम ना के बराबर होती है, 0% होती है। तो यदि इसका यूरिया उपचार कर दिया जाए तो हरे चारे की ये पूर्ति कर सकते हैं। और जहाँ तक किसान भाई ख्याल इस चीज़ का रखें कि थोड़ा हरा चारा जिनकी डाइट में, यदि आप अपने जानवर को दिन में 10 किलोग्राम हरा चारा दे रहे हैं, यदि इस गर्मी के मौसम में 3 से 4 किलोग्राम हरा चारा भी मिल जाए तो उनका दूध का उत्पादन मेंटेन रहेगा। जहाँ तक तीसरी बात आती है कि जानवरों को शेड में जानवरों की गर्मी, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है, तो शेड के ऊपर जहाँ तक हो सके भूसा वगैरह बिछा के यदि पानी का छिड़काव करें तो अंदर का जो तापमान है, यदि संभव हो सके तो पंखे वगैरह भी लगाएं, कूलर भी लगा सकते हैं। ये नहीं संभव है तो ऊपर जो पुआल वगैरह बिछाएंगे उसको लगातार गीला करता रहें, जिससे कि अंदर का टेम्परेचर जो है वो 25 से 30 डिग्री के अंदर मेंटेन रहे। इससे अधिक बढ़ने पर हमारे जानवरों का दूध का उत्पादन गिरता है। डॉक्टर साहब, आपने अभी बड़ी अच्छी बात बोली और किसान भाइयों में बड़ी अहम भी है
कि हम प्रोटीन जो है वो अपने जानवरों को ज़रूर दें। और डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि पशुओं को यूरिया मिला के देते हैं, यूरिया मोलेसिस फीड ब्लॉक एक तैयार किया गया था, उसमें किस मात्रा में यूरिया को मिलाना है? देखिए, जहाँ तक यूरिया भूसे में मिलाने का सवाल है, ये 4% का घोल मिला के हम यूरिया को उपचार करते हैं। मान लीजिए आप 100 किलोग्राम यूरिया के भूसे को उपचारित कर रहे हैं, तो हमें 100 लीटर पानी में 4 किलोग्राम यूरिया घोल लेना चाहिए और फिर मैं भूसे पे छिड़काव उस पानी का करना चाहिए, तथा वो जो भूसा है ये 3 महीने तक चल जाता है। इसको फिर प्लास्टिक की पॉलीथीन से ढक दें और 3 सप्ताह तक के लिए इसे बंद न छोड़ देना चाहिए। 3 सप्ताह बाद इसे हम खुला छोड़ देंगे, क्योंकि जो भूसे का हमने यूरिया उपचार किया है उससे अमोनिया गैस का उत्पादन होता है। और इसको 5-6 घंटे खुला छोड़ने के पश्चात हम जानवरों को फीडिंग कराएं, तो धीरे धीरे जानवर शुरुआत में इसे खाने में दिक्कत महसूस करते हैं, पर इनकी धीरे धीरे हम फीडिंग कराएं। अप टू 4 kg 4 किलोग्राम तक हम ये भूसा खिला सकते हैं। और जहाँ तक बात यूरिया मोलासन मिनरल ब्लॉक की है, इसकी ब्रिक्स हमारे बाज़ार में उपलब्ध हैं। यदि वो बाज़ार में हम ब्रिक्स लेकर भी जानवरों को उसको लीकिंग कराएं, चटाएँ, तो उससे भी उनकी पूर्ति हो जाती है। डॉक्टर साहब, गर्मियों के मौसम में पानी बहुत महत्व का होता है और आमतौर पे किसान भाई, क्योंकि यहाँ पर जगह कम रहती है, तो बांध के ही रखते हैं पशुओं को, तो दिन में पानी कितनी बार पिलाना चाहिए? जहाँ तक देखिए पानी की बात आती है, क्योंकि पानी एक अहम कंपोनेंट है शरीर में, जो भी चीज़ें जा रही हैं, तो पानी हमें कम से कम दिन में 3 बार पिलाना चाहिए। और स्वच्छ पानी हो तो वो अच्छा रहेगा। और कम से कम एक जो हमारी भैंस है उसको 35 से 40 लीटर पानी मिलना चाहिए, और जो हमारे गाय हैं उनको 30 से 35 लीटर पानी मिलना चाहिए। यदि इससे कम पानी मिलता है तो हमारे जानवरों को दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। दूध का उत्पादन गिरने के साथ साथ उनको बीमारियों का भी प्रकोप बढ़ जाता है, क्योंकि उनके अंदर यदि पानी की कमी होगी तो डिहाइड्रेशन के हमारे जानवर शिकार हो सकते हैं। तो इसमें उनको कम से कम 3 बार पानी पिलाएं और 35 से 40 लीटर पानी स्वच्छ पिलाएं। डॉक्टर साहब, एक ये भी संस्तुति की जाती है कि लवण और खनिज जो है, इनका मिश्रण देना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये आवश्यक क्यों है और किस मात्रा में दें? देखिए, जहाँ तक खनिज लवण की बात आती है, जिस तरीके से हमें अपने शरीर के लिए खनिज मात्रा की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से जानवरों को भी अपना शरीर चलाने के लिए खनिजों की आवश्यकता होती है, जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और कुछ सूक्ष्म तत्व होते हैं जिनकी आवश्यकता जानवर को अधिक होती है। तो ऐसी स्थिति में यदि बाज़ार में मिनरल मिक्सचर्स उपलब्ध हैं डिफरेंट नाम से, उनको, या एरिया स्पेसिफिक कोई आपके पास यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर मिनरल मिक्सचर मिलते हैं, तो इसकी हम यदि मात्रा दें 50 ग्राम प्रति पशु को हमें मात्रा इसकी देनी चाहिए, जिससे कि जानवरों को जब ये तत्व मिलेंगे तो उनकी एक तो दूध की उत्पादन क्षमता बनी रहेगी, साथ में हमारे जानवरों में जो दिक्कतें आती हैं साइलेंट हीट की, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स की आती हैं। कई बार हमारे जानवर जेर गिराने में दिक्कत महसूस करते हैं, कई बार जानवर हमारे हीट पे आते हैं तो फिर जाते हैं, कई बार जानवरों में और रिप्रोडक्टिव समस्याएं आती हैं। तो इन सभी रिप्रोडक्टिव समस्याओं का इससे निदान हो सकता है यदि हम जानवरों को 50 ग्राम खनिज मिश्रण प्रतिदिन देते रहें। डॉक्टर साहब, एक हमने गांव में समस्या देखी है जो ख़ास तौर से भैंसों में काफ़ी है, वो हमने देखे यूट्राइन पुलअप, जो कहते हैं कि उसकी जो गर्भाशय है, बच्चा देने के समय वो बाहर आ जाता है। तो ये समस्या काफ़ी इधर हरियाणा के आसपास, दिल्ली के आसपास हमने देखा बढ़ती जा रही है। तो इस समस्या से कैसे निपटारा हो सकता है और क्या खास ख्याल रखें किसान भाई? इसमें सबसे बड़ी बात ये विशेष ध्यान रखनी चाहिए, यदि शुरुआत में हम लोग खनिज मिश्रण का प्रयोग करते हैं तो इस तरीके की संभावनाएं कम बनती हैं कि जानवर हमारा लास्ट में इस तरीके से उसका गर्भाशय बाहर निकले या इस तरीके की चीज़ें हों। साथ में किसान भाइयों को ये ख्याल रखना चाहिए कि यदि इस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं तो हमें जब उनकी प्रेगनेंसी की 3 महीने बच जाएं तो हमें जानवर को थोड़ा सा ऊंचा, साइड से एक तरीके से ऊंचा करके बांधना चाहिए, जिससे कि उसमें गर्भाशय बाहर निकलने की संभावना कम रहती है। यदि वो स्थिति भी नहीं बन पाती है, गर्भाशय निकल ही आता है, तो हमें प्रयास करना चाहिए किसी तरीके से उसको अंदर करें। आप अंदर करने के साथ साथ हमारे पास एक लैक्टोकैलामाइन नाम का कैल्शियम आता है, उसके इंजेक्शन्स आते हैं, वो इंजेक्शन लगवाएंगे तो इस बीमारी से निजात मिल जाएगी। और अच्छा रहेगा कि जब हमारा जानवर ब्याने वाला हो, 1-8 महीने बचे, तो उसके इंजेक्शन जो है 3 इंजेक्शन हमें लगवा देने चाहिए लगातार, तो ये समस्या नहीं आएगी। और सबसे अच्छा इसका निदान यही है कि हम खनिज मिश्रण अपने जानवरों को शुरुआत से देते रहें, तो ये दिक्कत नहीं आएगी। डॉक्टर साहब, अब जो मौसम बदल रहा है उसमें क्या कुछ खास ऐसे टीके भी हैं जो लगवाने ज़रूरी हैं, किसान भाई उसकी तैयारी कर लें? हाँ, जहाँ तक बात है कि गर्मी का मौसम आ रहा है, इस मौसम में खास करके जो टीके हैं उनमें से गला घोटू नाम की बीमारी होती है, जिसके टीकाकरण के महीने में अब लगने चालू हो जाएंगे। तो हमारे किसान भाइयों, ये गला घोटू बीमारी का टीकाकरण अवश्य आप करवाइए। यदि आप ये करवाएंगे तो आपको जानवरों को बीमारी नहीं आएगी। और ये जो टीके हैं ये सरकार द्वारा मुफ्त लगवाए जाते हैं, चाहे केंद्रीय सरकार हो या राज्य सरकार, मुफ्त लगवाए जाएंगे। डॉक्टर साहब, एक इस समय कीड़ों वगैरह की समस्या भी जो है, कीट चाहे बाहरी हों या पेट के जो भी हैं, उनकी समस्या भी बढ़ जाती है। तो इनसे निपटने के लिए भी क्या किसी तरीके की कोई, जैसे दवा तो किसान भाई लगाते ही हैं, क्या कोई इंजेक्शन वगैरह कुछ इस तरीके की चीज़ें भी आती हैं?
जहाँ तक देखिए हाँ कीड़ों की बात है कि ये मौसम क्योंकि चेंज हो रहा है, तो इस मौसम में बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी दोनों ही हमारे जानवर को अफेक्ट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में बाह्य परजीवी के लिए बाह्य परजीवी लगते हैं तो उसके लिए आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन आता है। इस इंजेक्शन का यदि आप प्रयोग करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ में आप देखेंगे यदि अंदर के कीड़े हो जाते हैं तो अपने जो छोटे पशु हैं, जानवर हैं, उनके लिए आप एल्बेंडाजोल नाम की औषधि आती है, एल्बोमार नाम की औषधि है, उनका प्रयोग करिए, उनकी मात्रा दीजिए। साथ में और भी फेल्बेंडाजोल है और भी दूसरी औषधियाँ हैं, वो बाजार में उपलब्ध हैं। यदि उनका हम प्रयोग करते रहें तो उससे फ़ायदा रहेगा। और यदि आपके जानवरों को ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं बाह्य परजीवी अंतः परजीवी की, तो एक इंजेक्शन आता है हाईटेक का, यदि वो इंजेक्शन लगवा देंगे तो दोनों अंतः बाह्य परजीवियों से छुटकारा जानवरों को मिल सकता है। डॉक्टर साहब, अब किसान अगर अपना डेयरी शुरू करना चाहे और वो अगर हम मुर्रा भैंस की बात करें जो कि सबसे लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा दूध भी देती है, वो अगर ख़रीदना चाहे तो कैसे एक अच्छे पशु की पहचान करें? देखिए, जहाँ तक बात है कि डेयरी खोलते समय भी हमारे किसान भाइयों को कुछ ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद हम बाद में जानवर चयन करते हैं। सबसे पहले तो ये कि जहाँ पर हमारे किसान भाई डेयरी खोलना चाहते हैं वह स्थान काफ़ी ऊंचा रहे, क्योंकि निचले स्थान पर कई बार बरसात का मौसम आएगा, पानी भरेगा, तो वहाँ पर हमारे परजीवी उपजते हैं, वो जानवर को हमारे अफेक्ट करते हैं, जिससे कि हम जानवर रखेंगे उनमें कई बीमारियों का उन्हें सामना करना पड़ सकता है। साथ ही हमें जहाँ पर भी डेयरी खोलनी है उसके पास बाजार उपलब्ध होना चाहिए, बिजली की सुविधा होनी चाहिए। फिर आपने बात कही जहाँ तक कि हमारे जानवर का चयन, कि जो भैंसें हैं उनका हम चयन करते हैं, उसमें मुर्रा भैंस यदि हमें चुननी है तो आप देखेंगे कि मुर्रा भैंस की सबसे जो अहम इनकी पहचान है वो उनके मुड़े हुए सींग होते हैं। हमेशा आप देखेंगे कि उनके सींग में 2-3 छल्ले बने होते हैं, जबकि अन्य भैंसें जो होती है उसमें केवल एक छल्ला होता है। तो ये उनकी प्रमुख पहचान होती है। साथ में हमारे किसान भाइयों को जहाँ पर जानवर वो खरीदने जा रहे हैं तो उस बाज़ार में यदि जानवर खरीदते हैं तो उनको वहाँ पर किसी वेटनरी के डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए, वो उनका सहयोग करेगा। साथ में वो जिस भी व्यक्ति से या जिस भी बाज़ार में जानवर खरीदते हैं उनको हिस्ट्री सीट जानवर की ज़रूर देख लेनी चाहिए, क्योंकि यदि वो हिस्ट्री सीट नहीं देखते हैं और जानवर खरीद लेते हैं तो बड़ी दिक्कतें आती हैं। हिस्ट्री सीट में जब मुर्रा बफेलो खरीद रहे हैं तो उसकी पूरी जानकारी रहेगी कि जानवर कितनी बार ब्याया हुआ अभी तक, या जानवर में कौन कौन सी समस्याएं हैं। साथ में मुर्रा भैंस की एक और पहचान है कि जो इसकी स्किन होती है काफ़ी चमकदार होती है और जो पूंछ का पिछला हिस्सा होता है उसमें सफ़ेद गुच्छा होता है। ये इसकी कुछ पहचान है जिसको देखकर हमारे किसान भाइयों को जानवर का चुनाव करना चाहिए। यदि इस तरीके से जानवर चुनाव करेंगे तो बाद में उनको दिक्कत नहीं आती है। साथ में जानवर को खरीदते समय एक किसान भाई ख्याल अवश्य रखें, क्योंकि हमारे जानवरों में एक खास बीमारी होती है थनैला की, वो हमारे जानवरों को बिल्कुल ख़राब कर देती है और एक बार थनैला आने के बाद उसका कोई उपचार है नहीं। तो ऐसी स्थिति में जब हम जानवर खरीद रहे हो तो उसमें हमें देखना चाहिए कि जो कहीं भी उसके थन फटे तो नहीं है या अयन में कोई दिक्कत तो नहीं है। थन फटे हुए हों तो ऐसे जानवर का हम चयन ना करें। यदि उनका अयन कहीं भी आपको फटा दिखता है या उसमें कोई चोट दिखे तो इस तरीके के जानवरों का चुनाव नहीं करना चाहिए। नहीं तो ऐसे जानवर हम चुनेंगे तो बाद में उनमें हमें थनैला नाम की बीमारी आ जाती है और उससे किसान भाइयों को हानि का सामना करना पड़ सकता है। डॉक्टर साहब, आपने थनैला रोग की बात की, हालांकि हम नए पशुओं पे और भी चर्चा करेंगे। थनैला रोग जो किसान भाई जिनके पास ऑलरेडी पशु हैं, जिन्होंने डेयरी जो है खोल रखी है, उनको भी ये समस्या का सामना करना पड़ता है। ये समस्या ना हो तो इसमें प्रबंधन में क्या बातों का ध्यान रखें? सबसे पहली बात है कि इसमें गर्मी के बाद बरसात मौसम आता है, इस समय भी जहां हमारे पशु बांधे जाते हैं वह जगह बिल्कुल स्वच्छ होनी चाहिए। वहां पर किसी तरीके की गंदगी या जहां पर जानवर बनता वहां कहीं पर भी गोबर वगैरह नीचे ज़मीन में नहीं रहना चाहिए। नहीं तो वहीं से जो थनैला का रोग का जीवाणु होता है स्ट्रेप्टोकोकस, वो हमारे थन में प्रवेश कर जाता है और हमारे जानवरों को ख़राब कर देता है। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ पर हम अपने पशुओं को बांधते हैं या हमारी डेयरी में जहाँ प्रवेश करते हैं, हमको कम से कम सप्ताह में एक बार अपनी डेयरी को अच्छे से पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से धुलाई जरूर करवानी चाहिए। इस तरीके से हम धुलाई करवाएंगे तो हमारे कहीं भी उसमें जीवाणु या किसी तरह की गंदगी रहने की समस्या नहीं रहेगी और हमारे किसान भाई अपने जानवरों को थनैला से सुरक्षित रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने जो जानकारी दी वो बड़ी अहम है। डॉक्टर साहब ने आपको ये भी बताया कि आपको किस तरीके से अच्छे पशु की पहचान करनी है। देखिए, जो डॉक्टर साहब ने बताया उसमें एक बात जो उन्होंने बहुत अच्छी बताई कि बहुत तरीके के छल हैं, बहुत तरीके के धोखे हैं जो हमारे किसानों के साथ होते हैं, उससे किसानों को बचना होगा। कैसे बचना है ये भी बताया गया और थनैला की रोकथाम कैसे करनी है। लवण और खनिज ये कितने ज़रूरी हैं इनके बारे में भी आपने जाना। देखिए, स्वच्छ दूध उत्पादन ही आपको आपके उत्पाद की अच्छी कीमत दिलवाएगा, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन सब बातों का आप पालन करिए और इन बातों को अपने तक ही सीमित मत रखिए, अपने साथी किसानों को भी बताइए। आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है।
अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहां खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और अब क्योंकि इसी के साथ ही हमारे आज के कृषि दर्शन का समय यहीं पर समाप्त हुआ चाहता है, लेकिन इससे पहले कि हम आपसे आज्ञा लें, हम आपको बता दें कल के कार्यक्रम के बारे में। कल जहां खबरें खेती की रहेगी, मौसम का हाल रहेगा, वहीं विशेष कार्यक्रम रहेगा सामाजिक वानिकी के बारे में। तो दीजिए अब हमें इजाज़त, मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।